हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि JCRT जो है वो मैट्रिक का एग्ज़ाम इस बार का होने वाला है, उसका मॉडल सेट जारी कर दिया है। पाँच मॉडल सेट जारी किया है एक एक सब्जेक्ट का। तो आज उसी को लेकर आए हैं आप लोगों के सामने, जिसका आज हम बात करेंगे, सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, सही आंसर को चूज करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि हम लोगों को पता है कि इस बार जो मैट्रिक का एग्ज़ाम होने जा रहा है वो 2 टर्मिनल एग्ज़ाम के रूप में होगा और फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम में 40 बहुविकल्प वाला क्वेश्चन यानी MCQ वाला क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको सही आंसर को चूज करना है, खोजना है। तो आज हम साइंस सब्जेक्ट का फर्स्ट सेट को लेकर आए हैं। इस 40 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में और जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सा आंसर सही है और क्यों सही है। डिटेल्स में ज़रूर जाएंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा सा जल्दी में इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और फ्रेंड्स के बीच शेयर करना मत भूलिएगा, सबके लिए ये लाभकारी होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं MSR और आप देख रहे हैं MSR स्टडी सेंटर। तो आइए वीडियो को हम आरंभ करते हैं। तो वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 जो जैक ले रहा है, JCRT का मॉडल सेट तैयार किया गया है। साइंस का ये सेट 1 है। इसमें आपको क्या है कि कुछ नियम हम लोग जान लेते हैं कि जो ये कोई भी सब्जेक्ट का हो, चाहे अभी हम विज्ञान का बात कर रहे हैं, लेकिन चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो, उसमें आपका 40 MCQ क्वेश्चन दिया रहेगा और इस 40 MCQ OMR शीट में आपको क्या करना है, गोला करके यानी दाग लगा के आपको इंडिकेट करना है। और इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट यानी 1.5 घंटा। तो 90 मिनट में आपको ये करना है। ये सभी प्रश्न उत्तर अनिवार्य है, आपको ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, 40 दिया जाएगा और 40 को अनिवार्य यानी कंपलसरी है, 40 को ही आपको सॉल्व करना है। तो कुल 40 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपको दिया जाएगा अगर सही होता है तो। अब प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिया गया है, वो MCQ का होता है कि एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया जाता है और सही विकल्प का चयन करना है आपको। और गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ऐसा नहीं कि आप कोई क्वेश्चन को अगर आपको कन्फ्यूज है, आप उसका आंसर थोड़ा बहुत जानते हैं, कन्फ्यूजन में है या नहीं भी जानते हैं, तो आपको उसको इंडिकेट कर देना है, चाहे वो सही हो या गलत हो, क्योंकि आपको गलत के लिए नंबर कटिंग नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये हो गया कुछ नियम। अब आते हैं नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ नंबरिंग करेंगे और इसका सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन में दिया है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी जो हम बनाते हैं, शेविंग जो करते हैं, मस्त शेविंग जो बनाते हैं हम लोग, इसके लिए कौन सा जो दर्पण है उसका यूज हम लोग करेंगे शेविंग के लिए यानी दाढ़ी बनाने के लिए। तो दाढ़ी बनाने के लिए स्पष्ट नज़र होना चाहिए, स्पष्ट क्लियर होना चाहिए दाढ़ी बनाते समय, नहीं तो इधर काटेंगे तो कोई कट लग जाएगा, खून निकल जाएगा। तो अच्छे से शेविंग के लिए हम लोग कुछ दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन C। तो ये का आंसर होगा अवतल दर्पण, सही आंसर। क्लियर है। नंबर 2, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 2 का B है। इसका हम लोग जानते हैं कि जो F है यानी फोकस दूरी है किसी भी गोलीय दर्पण का, तो उसका जो त्रिज्या है उसका हाफ होता है, तो ये बराबर R/2 होता है। तो ये जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का जो संबंध है ये इस प्रकार दर्शाया जाता है, यानी सही आंसर ऑप्शन B। 3 नंबर जो आते हैं, तो 3 नंबर में है प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहता है। प्रकाश जब चलता है तो जो अपवर्तन होता है इन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो कौन सा भौतिक राशि है जो अपरिवर्तित रहता है। वेग का तो स्पीड घटेगा बढ़ेगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाएगा तो उस बढ़ेगा घटेगा, और तरंग दैर्घ्य भी इसका घटेगा बढ़ेगा। लेकिन अपरिवर्तित सिर्फ रह सकता है आवृत्ति। आवृत्ति क्या रहेगा, अपरिवर्तित होगा। अपवर्तन के दौरान भौतिक राशि जो अपरिवर्तित रहता है तो वो होगा आवृत्ति, यानी उसका 3 नंबर का जो सही आंसर है, 3 नंबर का सही आंसर हुआ ये।
अब आते हैं 4 नंबर वाला। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा है अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद, अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरता है। अवतल दर्पण है, मान लेते हैं कि यह अवतल दर्पण है और ये होता है उसका हो गया उसका मुख्य रेखा, और ये अवतल दर्पण है। तो ये जो अवतल दर्पण है यहाँ केंद्र है और फोकस, तो कोई भी किरण आएगा तो कहाँ से अपवर्तन होगा, फोकस से होगा। कहाँ से होगा, फोकस से होगा। 4 नंबर का सही आंसर क्या होगा, 4 नंबर का सही आंसर होगा बी। अब आते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। कौन सा दर्पण में, कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु को अगर किसी भी स्थान पर रखे, वस्तु को कहीं भी रखे तो उसका सीधा और बराबर, यहाँ अगर सिर्फ सीधा बोलता तो ये उत्तल और समतल दोनों होता, लेकिन चूंकि बराबर मतलब वस्तु के बराबर होना चाहिए प्रतिबिंब, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ समतल दर्पण में होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 5 का सही आंसर होगा सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम है। चाहे प्रकाश का अपवर्तन हो चाहे प्रकाश का परावर्तन हो, उसका 2 ही नियम है। तो ये क्लियर है, ये एकदम सीधा सा आंसर है, ये एनसीईआरटी किताब से लिया गया एकदम आसान सा सवाल है। तो इसका सही आंसर होगा बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। किसी गोलीय दर्पण जो है उसका वक्रता त्रिज्या कितना है, 50 सेंटीमीटर है। तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा। तो फोकस दूरी यही फॉर्मूला है कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बट्टे 2। तो यहाँ फोकस दूरी ज्ञात करना है आपको, और इसमें कितना दिया गया है, उसका वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर दिया है। तो 50 बटे 2 दे दिए, उसको काट दीजिए तो 25 दूना 50 होता है, यानी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या, फोकस दूरी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, 7 का हो गया सी। अब आते हैं 8 नंबर सवाल लेके। क्वेश्चन नंबर 8 में यह पूछा गया है 1 मीटर फोकस दूरी, यहाँ फोकस दूरी दे दिया है, यहाँ क्या दिया है 1 मीटर फोकस दूरी दिया है, और पूछा गया है कि उत्तल लेंस की क्षमता होगी, उत्तल लेंस है उसका क्षमता होगी। तो एक फॉर्मूला है P = 1/f, यानी जो पावर होता है किसी उत्तल लेंस की क्षमता होता है, जो डायप्टर होता है, तो 1/f, P बराबर 1/f। तो यहाँ क्या दिया है, यहाँ फोकस दूरी दे दिया है 1, तो P 1/f, f मतलब 1, f का कितना दिया है 1 मीटर, तो क्या हो गया P बराबर कितना है 1। अब यहाँ कन्फ्यूजन इस बात का आता है कि 1 तो दिया है लेकिन 1 D दिया है माने ऑन डायप्टर, लेकिन यहाँ माइनस भी लगा दिया गया है। तो माइनस और प्लस में कन्फ्यूजन जब होगा तो उत्तल और अवतल जाएंगे, उत्तल जब भी बोलेगा तो हम लोग प्लस को चूज करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, ऑन डायप्टर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। किसी उत्तल लेंस, क्वेश्चन नंबर 9 में यह पूछा गया है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होगा। उत्तल लेंस जो अभी बताएं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी या क्षमता के बारे में जो भी बताया हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, 9 का सही आंसर होगा ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा, माने सबसे कम होगा। प्रकाश का जो वेग है ये सबसे कम होगा, किसमें, निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में। तो हमें याद रखना है कि जल में प्रकाश का जो वेग है ये सबसे कम होता है, यानी न्यूनतम होता है। तो आंसर क्या हो गया, 10 का बी आंसर हो गया। अब आते हैं 11 नंबर, 4D यानी डायप्टर, यानी 4 डायप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस का, कौन सा लेंस, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। तो वही हम लोगों को फॉर्मूला यूज करना है जो उसका इस बार दिया है P, यहाँ दे दिया है 4 डायप्टर मतलब क्षमता दे दिया है, और आपको निकालना है फोकस दूरी। तो यही फॉर्मूला को हम लोग क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, विपरीत कर देंगे। F बराबर 1/P, तो F कितना हो गया 1/P, और कितना दिया है 4 डायप्टर, तो 4 लगा देंगे, और F = अगर 4 से 1 को अगर 4 से भागा देते हैं तो कितना आ जाएगा 0.25 आएगा। इसको अगर भागा देंगे तो ये किस में है, ये मीटर में आया, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सेंटीमीटर कर लेंगे। 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो मीटर को सेंटीमीटर गुना करने 100 से गुना करने पर सेंटीमीटर आ गया। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, तो ये 11 नंबर का सही आंसर हो गया 25 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन क्या हो गया 11 नंबर का ऑप्शन आंसर हो गया बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। किसी उत्तल लेंस की फोकस अंतर वही फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है,
है तो उसकी क्षमता क्या होगी। अब क्षमता मांगा है तो वही है P बराबर 1/f। अब P बराबर 1/f, f का कितना दिया है 50 सेंटीमीटर में दिया गया है, 50 सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर के बाद में हम लोग मीटर में बदल लेंगे तो 1/अगर 50 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 0.02 आएगा। कितना आएगा 0.02। ये किस में आ गया, ये आया सेंटीमीटर में। अगर इसको 100 से भागा कर देते हैं, भागा दे देते हैं तो आ जाएगा 2 मीटर यानी 2 डायप्टर। अब फिर वही कन्फ्यूजन दे दिया है कि माइनस वाला कि प्लस वाला, क्योंकि उत्तल लेंस है तो स्वाभाविक क्या है ये प्लस वाला होगा। यानी 12 का जो आंसर होगा, ये 12 का आंसर क्या है डी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 नंबर में पूछा गया है प्रकाश का वेग सर्वाधिक है। कुछ देर पहले हम लोग क्या किए थे, प्रकाश का न्यूनतम वेग कहाँ जल में, और यहाँ प्रकाश का सर्वाधिक वेग निर्वात में, माने कोई माध्यम नहीं, प्रकाश शून्य में माध्यम में यानी निर्वात में सर्वाधिक होता है। इसका सही आंसर 13 नंबर का क्या हो गया जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए प्रक्रम में कौन उष्माक्षेपी है। हम लोग जानते हैं कि जैव प्रक्रम में हम लोग पढ़े थे कि श्वसन, वहन, उत्सर्जन, ये सब जो हम पढ़े थे तो उसमें हम बताए थे कि उष्माक्षेपी श्वसन को कहा जाता है। श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है कि श्वसन के दौरान ऊष्मा निर्गत होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 14 का ये हो जाएगा। 15 नंबर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में चिप्स के पैकेट विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाले जाते हैं। चिप्स जो हम लोग टेढ़ा मेढ़ा चिप्स, कुरकुरे, लेस जो खाते हैं उसके अंदर जो एकदम भरा रहता है जो हवा, एक्चुअली वो ऑक्सीजन नहीं है, वो कौन सा गैस है, वो नाइट्रोजन गैस है। उससे क्या होता है कि वो विकृत गंधिता से या रिएक्शन से जल्दी खराब होने से बचाता है। तो कौन सी गैस भरा रहता है, नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। तो 15 नंबर का सही आंसर क्या होगा, 15 नंबर का सही आंसर होगा बी। क्लियर है। कुछ भी डाउट होगा तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में एकदम बेफिक्र कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। जंग जो लग जाता है किसी लोहे का आर्द्रता और नमी के कारण जो जंग लग जाता है वो कौन सा अभिक्रिया है। उसमें संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। उसमें क्या होता है कि जो आयरन यानी लोहा है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, जुड़कर एक नया पदार्थ बनता है जिसे जंग कहा जाता है। तो इसमें जुड़ता है, इसीलिए ये कौन सा अभिक्रिया है, ये संयोजन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन लेकर। दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। एक वीडियो में हम बताए थे कि उपचयन और अपचयन जब भी होगा हम लोग उत्पाद को नहीं देखेंगे, अभिकारक में जाकर देखेंगे कि वो ऑक्सीजन जुड़ रहा है या ऑक्सीजन घट रहा है, या हाइड्रोजन का वृद्धि हो रहा है या हाइड्रोजन का घट रहना, वो सब कहाँ देखेंगे, बाद में जाकर देखेंगे। अगर ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन टूटता है तो वो हो जाएगा उपचयन। तो यहाँ क्या है कि ZnO यानी जिंक ऑक्साइड, ZnO यानी जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ रिएक्शन करता है तो ZN प्लस क्या बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो इसमें उपचयन कहाँ हो रहा है, उपचयन मतलब ऑक्सीजन का वृद्धि कहाँ हो रहा है, यहाँ। तो यहाँ कहाँ हो रहा है, CO में हो रहा है, यानी कार्बन ऑक्साइड में हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी में। 17 का क्या हो जाएगा, डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है तो दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण पूरा क्लियर करके आप लोगों को हम समझाए हैं, जरूर देख लीजिएगा वीडियो। अब इसमें संतुलित मतलब जो अभिकारक है और उत्पाद है दोनों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या बराबर होना चाहिए। तो गिन लेते हैं। ये नंबर में देखिए, ये नंबर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH2। तो इसमें क्या है, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, क्योंकि ये 2 जो है दोनों का है। वो और क्या है, कार्बन ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके साथ क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, साथ ही H2O। तो ये गिन लेते हैं। यहाँ कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, बराबर है। ऑक्सीजन यहाँ 2 और यहाँ 2 4, ऑक्सीजन यहाँ 3 और 1 4, मतलब दोनों बराबर है। कार्बन 1 कार्बन 1, मतलब इस रिएक्शन में अभिकारक और उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या बराबर है। इसका सही आंसर है ये, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण है। 18 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये। 19 नंबर में आते हैं। 19 नंबर में दिया गया है कि दिए गए चित्र में, एक्चुअली चित्र नहीं है, समीकरण है, समीकरण लिखना चाहिए था, दिए गए समीकरण में लिखना चाहिए था, जो भी हो। दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो अभिक्रिया तो देख लेते हैं। Pb यानी लेड, CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड, कॉपर डाइक्लोराइड बोलिए, PbCl2 यानी
लेड क्लोराइड प्लस CuO कॉपर। इसमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ लेड जो है ये कॉपर क्लोराइड को विस्थापित करता है, इसको कॉपर को हटा देता है। हम बताए थे कि एक शादीशुदा जोड़ा को कोई लफंग आके क्या करता है, तोड़ देता है अपनी अभिक्रिया करने की क्षमता ज़्यादा होने के कारण। इस कॉपर को जो लेड है वो विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है, उसको भगा देता है और ये क्लोरीन से शादी कर लेता है, यानी जुड़ जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। हम इस प्रकार के संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन सभी प्रकार के रिएक्शन के बारे में डिटेल्स में अध्ययन कर चुके हैं। तो ये कौन सा आंसर क्या होगा, 19 का आंसर डी होगा। 19 का सही आंसर क्या होगा, डी होगा। क्लियर है। 20 दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है, यानी अम्ल या क्षारक में अगर उसको डालते हैं उसका जो गंध है परिवर्तन होगा। सूचक मतलब अम्ल और क्षारक का जानकारी देने वाला। अब सूचक में गंधीय सूचक मतलब गंध के द्वारा अम्ल और क्षारक का पहचान कराने वाला। इसका सही आंसर होगा 20 का डी। 20 का सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 21 हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है। हड्डी जो है, हड्डी जब टूट जाता है तो प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है ताकि वो हड्डी जो है उसको क्या करे, वो स्थिर रहे, वो टूटा हुआ भाग स्थिर रहे और उसको जोड़ने में सुविधा हो, वो जल्दी जुड़ जाए। तो इसके लिए डॉक्टर लोग इसमें प्लास्टर चढ़ा देते हैं। वो क्या है एक्चुअली, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसे क्या कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट यानी CaSO4 हाफ H2O। तो इसका सही आंसर क्या है, 21 का डी है। 21 का सही आंसर क्या होगा, डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है। विरंजक चूर्ण जिसे कहा जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला ऑप्शन सी में दिया हुआ है, देख लीजिए CaOCl2। तो इसका सही आंसर है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और उसका रासायनिक नाम होता है विरंजक चूर्ण का। क्वेश्चन नंबर 23 इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है। ये जो चित्र दिया हुआ है, इस चित्र में कौन सा अभिक्रिया हो रही है। इसमें देखिए एनोड कैथोड दिया हुआ है, लवण जल इसके साथ रिएक्शन हो रहा है। तो इसमें विद्युत के द्वारा क्या किया जाता है, वियोजन किया जाता है। इसमें क्या कुछ टूट रहा है, कुछ तत्व जो है, इसीलिए इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। 23 का आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 24 में है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। लाल 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 टमाटर जो हम लोगों को खाने में बहुत मजा लगता है, तो थोड़ा सा खट्टा भी होता है। तो जो खट्टा होता है मतलब वो एसिड है यानी अम्ल है। तो कौन सा अम्ल होता है, उसमें होता है ऑक्सैलिक अम्ल। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। 24 का आंसर सही आंसर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 में तनुकरण प्रक्रिया में होता है। अब तनुकरण क्या है, तनु मतलब मात्रा में कमी। अगर तनु अम्ल है मतलब अम्ल कम पानी ज्यादा, अगर तनु क्षारक है क्षारक कम पानी ज्यादा यानी अधिक। तो इसमें क्या है, अम्ल मतलब H+ और क्षारक मतलब OH-। इसमें दोनों का जब कमी हो जाएगा ना, घट जाएगा, तो ये हो गया तनुकरण प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर क्या है, एकदम क्लियर है, एक साथ दिया हुआ है H+ OH- आयन की सांद्रता में कमी। इसका सही आंसर हो गया 25 का सी। अब आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। 26 में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है। मतलब प्रकाश के द्वारा वियोजन होगा। ये आप लोगों को याद रखना है कि प्रकाश के द्वारा जब वियोजन होगा, Ag जो है वो Ag और Br में टूटता है, यानी वियोजन अभिक्रिया होता है प्रकाश के द्वारा। तो ये प्रकाशीय वियोजन कहा जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ये सही आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है। अमीबा के बारे में हम लोग पढ़े थे, अमीबा का फोटो करके आप लोगों को दिखाए थे कि कुछ ऐसा उसका अंग है जो खाद्य पदार्थ को देखकर थोड़ा आगे बढ़ता है कूटपाद के द्वारा। किसके द्वारा, कूटपाद के द्वारा वो अपना भोजन को क्या करता है, अंदर खींच लेता है और उसका पाचन जो होता है शरीर के अंदर होता है। प्राणी संपोषण विधि से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। ये डिटेल्स में हम लोग पोषण में पढ़े थे। तो इसका आंसर क्या होगा, सही आंसर 27 का सी होगा, कूटपाद।
क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं 28। पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? तो ये करता है पित्त। जो पित्त बनता है यकृत में, वो पित्त के द्वारा ये होता है। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा डी। 29 नंबर क्वेश्चन 29 में यह है कि निम्नलिखित में किस जीव में सपोषी पोषण होता है? सपोषी पोषण के लिए क्या क्या चाहिए? उसको चाहिए क्लोरोफिल, उसको चाहिए जल, उसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश लाइट। तो ये जो है, ये 4 चीज़ों कम से कम जरूरत होता है सपोषण के लिए। तो अमरबेल क्या है? जो एकदम झुंड से रहता है, एकदम पीला पीला किसी पेड़ के ऊपर चारों तरफ जो घेर लेता है, वो अमरबेल है। वो एक्चुअली क्या है? वो विषम पोषी पोषण करता है, वो परजीवी है। कवक यानी छत्रक, जो हम लोग मेंढक का जो छाता कहते हैं ना, मशरूम जो हम लोग जानते हैं मशरूम को, वो है, वो भी क्या है? वो मृतजीवी है। अमीबा क्या है? अमीबा एक प्राणी संपोषण विधि से विषम पोषी पोषण में आता है। सिर्फ आम जो है, यानी कोई आम जो है, यानी हरा पौधा आ गया, इसमें आम दे दिया है, तो आम का पेड़ जो है वो क्या है? उसमें क्लोरोफिल है और वो अपना भोजन स्वयं बना पाता है, इसीलिए क्या है? सपोषण है, यानी ये सपोषी पोषण का उदाहरण है। कौन? आम। तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा 29 का डी। अब आते हैं 30 नंबर में है कि मानव हृदय में कितना कोष्ठ होता है? मानव हृदय जो है, हमारे हृदय जो है, ये इसमें कितना चैम्बर होता है? तो 4, दाया आलिंद, वाया आलिंद, दाया निलय, वाया निलय। तो 4 प्रकोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं, 4 चैम्बर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 का डी। अब आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर में है श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? तो ये आसान सा क्वेश्चन है। श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? क्लोरोफिल को कहते हैं श्वसन वर्णक। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ये। 32 नंबर में आते हैं उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? उन तंत्र में से संबंधित अंग कौन सा है? वृक्क है, यानी किडनी है। लेकिन इसमें क्रियात्मक इकाई पूछा है, यानी वृक्क का क्रियात्मक इकाई क्या है? वृक्काणु है, जिसे अंग्रेजी में नेफ्रॉन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32 का सी। 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब आते हैं 33 क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 में यह दिया है कि वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अगर हमारे शरीर में जो वृक्क है, ये वृक्क का जो क्रियाशीलता अगर कम हो जाता है, मतलब जिस रेट में उसको काम करना होता है, जो हमारे ब्लड को छानना होता है, ब्लड को शुद्ध करना होता है, अगर उसमें कमी आ जाता है तो फिर उसमें क्या होता है? रक्त को फिर बाहर करके उसको छानना जाता है। तो वो जो पूरा प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में से डायलिसिस कहते हैं और हिंदी में से अपहरण कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 33 का बी। सही आंसर क्या है? 33 का बी। 34 ये अपहरण के बारे में एनसीईआरटी किताब में डिटेल्स दिया गया है। 34 नंबर 34 जनन की मूल घटना क्या है? हम लोग ये एमसीक्यू में अक्सर देखते हैं, जनन की मूल घटना क्या है? जनन का जो मूल घटना है वो डीएनए का प्रतिकृति बनाना, यानी रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो प्रतिकृति बनता है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? 34 का आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं 35 क्वेश्चन नंबर 35। दिया गया चित्र, एक चित्र दिया गया है, बहुखंडन, मुकुलन, विखंडन, पुनरुद्भवन। तो इसमें देखिएगा छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। तो इसमें क्या हो रहा है? बहुखंडन, मतलब अलग अलग खंड में ये क्या होगा? डिवाइड होगा और ये अलग अलग जीवों में विकसित होगा। तो ये जो विधि है, ये विधि क्या कहा जाता है? बहुखंडन कहा जाता है। तो 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर में यह पूछा गया है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन जब मिल जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? वो संलयन को क्या कहते हैं? जिसे क्या कहा जाता है? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? 36 का आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 37 नंबर। अब इसमें कहा गया है लड़कों का जवान अवस्था, लड़कों में जवान अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? हमारे जो लड़कों में क्या है? जवान अवस्था, अगर उसका लक्षण प्रकाश हो रहा है कि ये युवा अवस्था में, यानी किशोर अवस्था में जा रहा है, तो कुछ कुछ लक्षण उसमें क्या आ जाता है? दिख जाता है। जैसे दाढ़ी निकालना, मूंछ निकालना और बहुत प्रकार को ये कंठ जो है, कंठनाली में ये जो है आग है, ये बढ़ना। तो इस प्रकार का कुछ लक्षण होता है और ये लक्षण जब प्रकाश होता है एक हार्मोन के फलस्वरूप होता है, जिसे कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? 37 का सही आंसर हो जाएगा। 37 का ये। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। अब
सौर स्थिरांक का मान क्या है? सौर स्थिरांक का मान जो है ये आप लोगों को याद रखना है, इसका होता है 1.4 किलोवाट मीटर पर स्क्वायर। तो ये इसका सही आंसर हो गया 38 का ये आपको याद रखना है। 39 जैव गैस जिसे बायोगैस भी कहते हैं, उसका मुख्य घटक क्या है? वो बायोगैस का मुख्य चीज क्या है? उसमें कौन सा गैस जो है ये मेन है? तो उसका सही आंसर होगा मीथेन। बायोगैस का मेन घटक क्या है? मीथेन है, यानी ऑप्शन डी सही आंसर। लास्ट है 40, इस वीडियो का अंतिम और इस सीट का यह अंतिम प्रश्न है कि महासागरीय तापीय ऊर्जा, महासागर में जो है उसे तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ मतलब ऊपरी सतह के जल का ताप और उसके 2 मीटर के गहराई के जल के ताप में कितना अंतर होता है? ऊपर आंसर को आप लोग याद रखिएगा कि 20 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 40 का सही आंसर क्या होगा? ये। तो इस प्रकार इस वीडियो में हम लोग पहला सेट, इस प्रकार हम लोग इस वीडियो में पहला सेट को अध्ययन किए, जो हम लोगों का JCRT द्वारा साइंस का पहला सेट का। इसी प्रकार लगातार हम वीडियो डालते रहेंगे सभी सब्जेक्ट का, तो तैयार रहिए। और इस प्रकार वीडियो को प्राप्त करने के लिए आपको अपना काम कर लेना है, यानी सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को और पास में बना बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि जल्द से जल्द ये वीडियो आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो इस प्रकार का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।